दो तीन मुख्य निष्कर्ष याद रखिए इसके फिजियोग्राफी को लेकर, भौगोलिक संरचना को लेकर। नंबर एक कि जो है पहाड़ी इलाका ये पूरा हो गया, ठीक है, पहाड़ी इलाका इस तरफ हो गया। यहाँ से आने वाली जो है वो सारी नदियां हैं, यहाँ से जो उतर रही है नदियां इस तरफ, जितना भी ब्रह्मपुत्र की जितनी भी राइट हैंड साइड वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और ये जो है इस तरफ जो आने वाली है वो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। एक हल्का सा क्रम याद कर लीजिएगा, मुख्य वैसे याद हो गया होगा मोटा मोटी, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, और ये आप देख लीजिएगा कि कौन सी नदी है जो यहाँ से इंटरनेशनल नदी है, चिन्हविन नदी है जो है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा एक बार। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक का जो डिवीजन है, ट्रिब्यूटरीज का जो डिवीजन है, उसका एक सिग्निफिकेंस है भाई, उसका थोड़ा महत्व। ये यहाँ पर अगर लाइन खींच दी जाए ऐसे ब्रह्मपुत्र के तो इस तरफ की नदियों का और इस तरफ की नदियों का थोड़ा थोड़ा व्यवहार में उनके थोड़ा अंतर है, वो अंतर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इस जो है बाढ़ यहाँ पर ऐसे क्यों आती है, यही बार बार बाढ़ क्यों आती है, इस प्रकार के प्रश्न अब आने लगे हैं। तो समझ लें इस बात को प्लीज कि नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी पहाड़ पर्वत से उतरने वाली जो सहायक नदियां हैं, और जो मैदान इधर पठार इलाका से उतरने वाली नदी आने वाली नदियां हैं साउथ बैंक वाली, उनमें अंतर ये है। देखिए सबसे पहली बात तो जो कि नेचुरल अंतर है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि जो पर्वत से उतर रही है वो काफी खड़े ढलान से उतर रही है, जबकि ये थोड़ा उसकी तुलना में कम ढलान से उतर रही है। इसलिए उसका अंतर क्या होता है कि उनका जो बेड होता है वो ग्रेवल, मोटे मोटे कंकड़ जैसे जो है वो रहते हैं उनके अवसाद में, उनका आधिक्य रहता है। जबकि इस तरफ से आने वाली जो नदियां हैं उनमें बालू बहुत महीन हो जाता है, ठीक है। वो फटा, जैसे आपको बताया था ना, कोसी का जो कोसी की समस्या थी, वही इधर भी समस्या देखने को मिलेगी कि बहुत ही प्रवणता से उतरती है नदियां, बहुत सारा अवसाद लेकर आ रही हैं, लेकिन उनको घिसने का समय नहीं मिल रहा है, बहुत अधिक सेटल होने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनके अवसाद में भी अंतर होगा, ठीक है। सिल्ट लोड इनका बहुत हैवी होगा, जबकि इनका सिल्ट लोड जो है वो कम होगा थोड़ा। इसीलिए इन सभी कारणों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि इधर वाली जो नदियां हैं वो फ्लैशी फ्लैट करती है एकदम से, चुटकी बजाते में, जिसे कहते हैं मुहावरा कहें तो, कि आपको पता भी नहीं लगेगा, एकदम से उसमें बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारा पानी आ जाएगा, बहुत सारा मार्ग परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और एंगल ऑफ कन्फ्लुएंस भी वेरी करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है, तो जो यहाँ की नदियां आ रही हैं वो खड़ी खड़ी मिल रही हैं एकदम, जैसे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर आके मिल रही हैं यहाँ पे, जबकि इधर वाली नदियां थोड़ा थोड़ा उसी डायरेक्शन में ऐसे आके मिल रही हैं, वो थोड़ा स्मूथ है, उनके मिलने का जो कोण है वो थोड़ा सा स्मूथ है, जबकि वो एकदम खड़ा खड़ा आके मिल रही है। एक तरह से देखिए तो बहुत बल से बहुत सारा अवसाद लेकर आ रही है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो पहले एक बहुत ही सटीक रास्ते पे बहा करती थी पहले, ठीक है। विशेष रूप से 1950 के पहले, 1950 और के आसपास का जो समय है, उससे पहले जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत आसान, बहुत ही एक संयमित और नियमित रूप से बहा करती थी, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं, भूगोल शास्त्री बताते हैं कि वो एक पतली सी रेखा अपनी बना के बहा करती थी। लेकिन इतना ज्यादा अवसाद होने के कारण, बार बार जो है इस तरह के फ्लैशी फ्लड्स वगैरह होने के कारण, उसका जो चैनल है बहने का वो ऐसे फैल गया है। और ये चीज मैं आपको चाहता हूं कि आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको इस काम आएगा। ये हाईटेक जो है वो नहीं है गिमिक्स, ये आपको वाकई आपको जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि इस पर प्रश्न आ सकता है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि इस पर प्रश्न आ सकता है, जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए आप। जो बात कही जा रही है वो ये है कि पहले के समय में, काफी पहले, 100 साल पहले के आसपास जो है ब्रह्मपुत्र का ये जो इतना बड़ा ये आपको इलाका दिख रहा है ना, फैला फैला सा, आप देखिए कैसे सैंड बार्स वगैरह में से, हाँ अब आप सर, समझने का प्रयास कीजिए इस चीज दिख को, रहा है ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, पहले ये एक नियमित सी नदी के एक नाली की तरह एक जो है उसके दोनों किनारे नियमित और इस प्रकार से बहा करती थी। लेकिन इतना अधिक अवसादीकरण और इतना पानी, इतना वेग, इन सबको जो मिला जुला कर इसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा सा इसने चैनल, अपना बहुत चौड़ा चैनल खोल दिया। अब हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रही है कि इस चैनल में जो कि 2 किलोमीटर, ध्यान से सुने कृपया, जो कि मैक्सिमम 2 किलोमीटर हुआ करता था अपने समय में, काफी समय पहले, जिसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर होती थी, वो आज 20 किलोमीटर है अलग अलग जगह पर, कहीं कहीं 20 किलोमीटर जैसा उसका चैनल बन गया है, ठीक है, पैलियो चैनल जिसे कहते हैं। अब
इससे इससे समस्या क्या होती है कि अगले वर्ष आज ब्रह्मपुत्र यहां से बह रही है, अगले वर्ष कहां से बहेंगी इसका प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बाढ़ नियंत्रण है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। यह एक पक्ष है जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा योगदान है ये इन नदियों को, देखिए खुद भी वैसी ही है ये जरूर सुबनसिरी हो सकता है वो, ये वाली जो सहायक नदी है ये वाली, देखिए आप ध्यान से, ये खुद भी वैसी, जैसे देखिए जैसे बालुओं में से, अब देखिए आपके सामने चित्र खुला हुआ है, उसकी सहायक नदी भी वैसे ही है, इतना ज्यादा अवसाद, इतना ज्यादा ग्रेवल लेके सिल्ट लेके आ रही है कि एक दो अलग अलग जगह से बह रही है। अब इधर से भी बह रही है, इधर से भी बह रही है, किसी सीजन में हो सकता है सिर्फ दाहिने से बहे, सिर्फ बाएं से बहे, ऐसी अनिश्चितताएं आ जाती हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कृपया, ठीक है। तो इन सब समस्याओं के चलते जी ब्रह्मपुत्र सर। इलाके में बहुत बहुत ही जो है अप्रत्याशित बाढ़ की घटनाएं होती रहती हैं, ये बात आप जाने रहिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। और यह चीज मैंने 1950 का जिक्र क्यों किया, यह भी आपको बताना आवश्यक है। एक वैज्ञानिक है, उनके मैं बहुत अच्छे भूगोल शास्त्री हैं, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था आज दोपहर ही, जानना चाहता था मैं, तो उसके लेक्चर में उन्होंने बताया कि 1950 के इलाके में, 1950 के आसपास क्या हुआ यहाँ पर, इस ये जो इलाका है जहां पर ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब लिखा हुआ, नामचा बरवा के आसपास का जितना भी इलाका है, इस जो इलाका इस समय आपकी स्क्रीन पे है, इसमें भीषण भूकंप आया था भाई, ठीक है। बहुत भीषण भूकंप आया था जिससे जो लेसर हिमालयाज हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज के बाद लेसर हिमालयाज है, जहां से नदियां काट काट के आ रही हैं, वो बहुत अनस्टेबल हो गए। और अनस्टेबल हो जाने की वजह से बहुत सारा अवसाद, अचानक से बहुत सारा चीज टूट टूट के सब आने लगा, नदियां उनको लाने लगी, बहुत सारा अवसाद काट काट के लाने लगी। और तब से कहा जाता है कि ये जो स्थिति है और ज्यादा बिगड़ गई है, और इसीलिए 1950 के आसपास के समय के बाद बाढ़, अप्रत्याशित बाढ़ों का आना ये बहुत अधिक बढ़ गया है। ये मुझे भी नहीं इसका आइडिया था, लेकिन जब थोड़ा सा शोध, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया तो ये चीज पता चली। मैंने सोचा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधे बाढ़ नियंत्रण से है, मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए एक प्रशासक के रूप में आपको इस भौगोलिक पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने ये जिक्र। देखो इसी को सवाल में बना लो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाढ़ क्यों आती है। जो 1950 का जिक्र किया उन्होंने, वह जिक्र ऐसा हो गया कि वह जो समस्या शुरू हुई आज तक व्याप्त है। वो एक बार जब भूगोल में कुछ हो गया तो हमेशा पता। तो सवाल क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बार बार बाढ़ क्यों आती है। अब इसको आप मेंस के सवाल पे आ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बार बार बाढ़ आती है, इसको रोकने के लिए क्या क्या भारत सरकार ने कार्य किए और क्या कार्य किए जाने चाहिए। एक सिंपल सा फैक्ट जो शौर्य ने रेस किया, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो एक आप क्या तैयार करोगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगातार बाढ़ें क्यों आती हैं। पॉइंट नंबर 2, वह बाढ़ किन किन प्रदेशों को अफेक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 3, उन बाढ़ों का फायदा क्या है। पॉइंट नंबर 4, उन बाढ़ों का नुकसान क्या है। पॉइंट नंबर 5, भारत सरकार ने उन बाढ़ों को रोकने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उस एरिया में बाढ़ कैसे कम आए, इसलिए आप क्या करोगे। जैसे पॉइंट नंबर 7 आएगा आप क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ जाओगे। तो पॉइंट नंबर 7 का आंसर करते समय आपको क्लाइमेट चेंज लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, मानसून कम हो रहा है, बरसात कम हो रही है और बेमौसम बरसात हो रही है, बरसात अधिक हो रही है। तो आप जब इस सवाल का आंसर करो क्लाइमेट चेंज तो लिखना ही लिखना है। फिर आप कहां चले गए कि जो एक क्लाइमेट चेंज में जो कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको लिख देना हल्के से। तो जब आप इस सवाल को क्लोज करोगे 2-3 पॉइंट में लिख देने का है, क्योंकि वो ही है कि जो बेमौसम की बरसातें हैं या अननेसेसरी बरसात हो जा रही क्लाइमेट चेंज वही पूरी असर डालेंगे। थैंक यू। यस सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर एक प्रश्न का स्वरूप ऐसा बन सकता है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में असम के प्लेन्स में एक ऐसे पुल पर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, काल्पनिक हो गया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है अभी जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि आप हिमालय में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा है, तो उस प्रकार से तैयार रहते हैं कि देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने दिया हुआ है मैंने कोई चीज। अब देखिए पहले जो है, ये ध्यान से देखें, पहले ये जो अभी जो नदी के जो रास्ते हैं जो सूखे दिखाई पड़ रहे हैं, किसी सीजन में इनमें खूब पानी रहा होगा। तो सवाल अगर ऐसा बना दे कोई कि आप असम के प्लेन्स में इस जिले से गुजर रहे हैं और आप गाड़ी ऐसी जगह पे रोके हुए हैं जहां पर खूब बड़ा पुल है,
लेकिन मानसून का सीजन होने के बाद भी वहां पानी नहीं है, नीचे पानी है ही नहीं। ये मैं अपने कल्पना से नहीं बता रहा हूँ, टू गिव द क्रेडिट टू द राइट पर्सन। ये जो वो भूगोल शास्त्री थे उन्होंने ही बताया कि इस समस्या का एक जो मानवीय पक्ष है वो ये है कि सरकार इतना खर्चा करती है, बड़े बड़े पुल बनाती है, और उसके बाद 2-3 सीजन के बाद नदी वहां से चली जाती है, वहां से शिफ्ट कर जाती है पूरी तरह से, वहां आता ही नहीं। तो झूठे पुल बनाए, नीचे सूखी जमीन है। सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस प्रकार के भी चीजों से आप जो है अपने आप को जो है सजग रखिए, मेरा कहने का ये मतलब है। इस प्रकार सोचते रहिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे मानव जीवन। देखो, पुल और बांध से एक सवाल और आपका बन गया कि जो बांध बनाए जाते हैं, क्या इतने बांध बनाए जाने जरूरी हैं? उत्तराखंड में कहा जाता है कि हर 32 किलोमीटर पे एक बांध बना दिया गया है, तो ये फैक्ट है। ये उत्तराखंड की ट्रेजेडी के पीछे बांध को एक रीजन बताया जाता है। बांध दो तरह से प्रभावित करते हैं। एक क्या है, पानी का जो प्रेशर बहुत बहुत जम जाता है, वो वहां की जो भूगर्भ की दशाओं को प्रभावित करता है। दूसरा, जब आप बांध बनाते हैं तो बांध के बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके की जीव वैज्ञानिक और भूगोल और भूगर्भ शास्त्रीय दशाओं को प्रभावित करता है। तो सवाल क्या आ गया कि जो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट किए, क्या वह डेवलपमेंट वहां की बाढ़ों के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्योंकि ये उत्तराखंड में ऑलमोस्ट कंक्लूसिव प्रूफ हो रहा है कि जो उत्तराखंड में विकास के नाम जो विकास किए गए, जो वहां पर बहुत से बांध बनाए गए, बहुत सी उन्होंने कहते हैं पावर प्लांट बनाए हैं, वह वहां की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, वहां की भूगर्भ की दशा को प्रभावित कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन का जो स्ट्रक्चर है और जो उत्तराखंड का एक ही तरह का है। तो चूंकि दोनों पहाड़ी इलाके हैं, तो ये सवाल वहां भी जा रहा है। तो आप जब इस सवाल को जब आप 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करें तो आप इसको भी ध्यान दें। थैंक यू सर। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की भी बात आती है। एक रिसर्च पेपर से लिया है, रिसर्च गेट करके जर्नल आता है, ऑनलाइन वो है, पोर्टल है, उससे देखा है। तो दरअसल अगर पोटेंशियल पे आ जाइए तो ब्रह्मपुत्र के आगे पीछे कोई है ही नहीं हाइड्रल पोटेंशियल में। इस चीज को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। क्यों? और अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताइए, ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें हाइडल का पोटेंशियल किस तरफ ज्यादा होगा, कहाँ, किस इलाके में ज्यादा होगा? जल विद्युत बनाने के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं किस क्षेत्र में होंगी? सिर्फ भूगोल के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। सर अरुणाचल वाले क्षेत्र में। बिल्कुल सर। और ठीक से इसको बोलिए कि तो ब्रह्मपुत्र के किस साइड में ज्यादा संभावना होगी, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, या कह लीजिए नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में? सर उत्तर साइड में। और उसका क्या कारण है? सर मतलब धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उधर की नदियों का जो प्रवाह है, जो प्रवणता है, उसके कारण वहां पर संभावना बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा है। अभी कुछ भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके हैं हम लोग। ठीक है, करना है कि नहीं करना है ये एक पर्यावरणीय प्रश्न है, लेकिन मैं खाली बता रहा हूँ कि संभावनाएं बहुत अपार है। ये वाला भाग भी हम समझ गए। अब लेके लगे हाथ जो है, कुछ करंट अफेयर्स भी देख लीजिए ज्योग्राफी का भाई। सॉरी इसी देखो, जो मैप का इंजीनियरिंग बेस वाला पेज है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या मिलता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, लोकोमोटिव, मशीन टूल, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन ऑलमोस्ट है ही नहीं है, एक्सेप्ट शिलोंग, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक और डोमेस्टिक अप्लायंसेस मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का सवाल आंसर करते हुए आपको एक चीज और मिल गया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में विकास क्यों नहीं हुआ। तो एक तो सवाल प्रीलिम्स का ही हो गया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सी एक इंडस्ट्री मिलती है, ए एयरक्राफ्ट, बी ऑटोमोबाइल, सी इलेक्ट्रॉनिक, डी लोकोमोटिव। कौन सी मिल रही है? सिर्फ मिल रही है शिलोंग में इलेक्ट्रॉनिक। आप देख लीजिए, जस्ट ओपन द पेज 45 है हम हमारे इसमें, पेज का नाम है इंजीनियरिंग बेस्ड। मिल गया? ऐसा करो सब लोग एक ही मैप का इस्तेमाल करो तो आसान होगा। एक ही मैप, एक ही पब्लिकेशन का मैप सब लोग रखो। सर इसका एक उपाय है सर, आसान उपाय कर देते हैं सर। इस पूरे जितना भी आप जो हमेशा रेफर करते हैं ना मैप सर, जो आपने मुझे भी शायद वही दिया हुआ है सर, उसको उसको स्कैन कर देता हूँ सर, पीडीएफ इसी पे स्क्रीन पे दिख जाया करेगा सर। आप जैसा ही नाम लेंगे उसी पेज पे पहुंच जाएंगे, सब लोग वही देख पाएंगे सर। यस तो दो क्या है, दो हम सवाल क्या बन रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जो हमेशा जो पेक्यूलियर फीचर आता है, तो जो इंजीनियरिंग बेस्ड जो मामला है
जो इंजीनियरिंग बेस्ड है, उस इंजीनियरिंग बेस्ड में एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, लोकोमोटिव, मशीन टूल, शिप बिल्डिंग और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ एक चीज दिख रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक। वो कहाँ दिख रही? मेघालय, शिलोंग में। बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा कहीं पे। आप उसके जस्ट बगल में जाइए, वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है? ब्रीवरीज है, केमिकल्स है, ड्रग्स है, लेदर है, प्लास्टिक है, सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें अगर हम देखें तो जो केमिकल्स है उसके हमको दिख रहे हैं प्रमाण 2 जगह पे, और दो जगह हमको दिख रहे हैं प्रमाण लेदर के। इन 4 को छोड़ दिया जाए, ब्रेवरीज कहीं नहीं है, केमिकल्स 2 जगह पे है, ड्रग्स कहीं पे नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स कहीं पे नहीं है, लेदर और लेदर गुड्स 2 जगह है, प्लास्टिक कहीं नहीं है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक जगह है गुवाहाटी में। तो आप देखिए क्या 2 सवाल क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंजीनियरिंग और जो इंडस्ट्रियल जो इश्यूज है वह किस तरह से है। अब इसको आप एक कदम और आगे बढ़ जाइए, ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इंडस्ट्री वहां पे डेवलप होती है जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है। अब रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज द मिनरल बेस्ड। आप रॉ मटेरियल 2 से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, मिनरल से आता है। अब आप मैप फिर देखिए, मिनरल बेस्ड में नॉर्थ ईस्ट पास क्या क्या है? ब्रास एंड कॉपर है, फर्टिलाइजर है, देख गया, पेट्रोलियम है। तो कोल नहीं है, सीमेंट नहीं है, कैसे होगा? अब आइए एग्रीकल्चर की तरफ देखिए। अगर एग्रीकल्चर देखिए, वेजिटेबल ऑयल मिल रहा है, टी मिल रहा है, शुगर मिल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास समस्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं दिख रहे हैं। अब इसी सवाल को बनाइए, उत्तर पूर्व भारत में विकास न होने के पीछे क्या कारण है? ए, संसाधनों का अभाव, बी, नेचुरल रिसोर्सेज का अभाव, सी, सरकार की उदासीनता, डी वहां की भौगोलिक पृष्ठभूमि। देखिए ये क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया। अगर आपका ये मैथ क्लियर है, सवाल आंसर हो जाएगा। थैंक यू सर, बिल्कुल सही सर। ठीक है, ज्यादातर चीजें इसको पढ़ लीजिएगा आप। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये भी हो गया। अब वाटरवेज एक बार देख लीजिए, इसलिए देख लीजिए क्योंकि हाल ही में भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया है, और इंडिया बांग्लादेश रिवर रूट कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ये चालू किया है। ये अब जो है एक रेगुलर फीचर रहेगा, और इस प्रकार से उसको जोड़ा गया है। ठीक है, हमारे जो वाटरवेज हैं और बांग्लादेश के जो वाटरवेज हैं उनको जोड़ दिया गया है। जो डॉट डॉट दिख रहा है, जितना डॉटेड पोर्शन है, वो सब बांग्लादेश वाला इलाका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा जो वाटरवे है वो क्या कहलाता है। वो देखिए यहाँ से आ रहा है, ये जो है पूरा, ये हमारा नेशनल वाटरवे 2 है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से लेके धुबरी तक, सादिया से चलता है और धुबरी तक ये हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए जो वाटरवे है हल्दिया वाला, ठीक है, वो हल्दिया तक आ गया। यहाँ से हमारा खत्म हो गया, लाल वाला पोर्शन खत्म हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, अब जो नीला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है डॉट डॉट, वो सारा बांग्लादेश में से होके जा रहा है। तो ये प्रश्न उठ सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स का है, इसलिए जो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल, पी फॉर प्रोटोकॉल रूट भी बोलते हैं इसको। तो अब सवाल उठ सकता है कि भाई कौन कौन सा है, कौन कौन सी नदियों पर स्थित है, ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये वाला पोर्शन कौन सी नदी पे है, ये किस किस नदी को होकर जा रहा है, ये सब इसमें सारी डिटेल्स दे दी गई है। ठीक है, गंगा से हुगली तक का हमारा वाटरवे 1 हो गया, दूसरा सादिया से डुबरी तक वाटरवे 2 हो गया। ठीक है, और करीमगंज और नेशनल वाटरवे 16 जो बराक रिवर पर, तीसरा 16 पर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न 3 नदियां हमारी इन्वॉल्व है भैया इसमें, बाकी बांग्लादेश में बाकी का पोर्शन है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए भी इनलैंड वाटरवेज का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा मैप पे अच्छे से। पता नहीं पीसीएस वगैरह में हो सकता है कहीं आड़े तिरछे फंस जाए कि कौन सा जहाज था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब समझौता किया, बांग्लादेश गए थे वो, और हुआ तो कौन सा जहाज था जो चला था, एमवी माहेश्वरी क्या है, हो सकता है ऐसा पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमवी माहेश्वरी, तो बता दिया कि वही जहाज है जो लेके चला था यहाँ पर सारा सामान, इस वाले समझौते का पहला जहाज जो जा रहा है। ठीक है, देखो
मैप से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और को मिला के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ओनली 2 वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट हैं। आप मैप में देखिए, मैप में 4 चीज लिखा है, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, अदर कल्चरल हेरिटेज साइट और मेजर म्यूजियम। अब आप अगर देखिए इसको कि जो कल्चरल हेरिटेज साइट है वह ओनली 2 है नॉर्थ ईस्ट में, बाकी है ही नहीं है। अगर आप इसको खोल के देखें आपको साफ दिख जाएगा, सिर्फ 2 दिख रही हैं आपको। दिखा आपको? जी कौन कौन सी है? एक दिख रही है दार्जिलिंग में, दिखी? सर मानस, दूसरी है मानस। मानस और अब देखिए वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। अब देखिए, एक तो आप लोग ये तैयार करिए चारों होती क्या है, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट चारों साइट्स क्या क्या होती है, पहले आप तैयार करिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट है यहाँ पे। आप देखिए इसमें वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट एक दार्जिलिंग में दिख रही है, दूसरी कहां दिख रही है? सर असम नहीं सर वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इम्फाल में है, कोहिमा में, आइजॉल में, शिलोंग। हाँ कौन कौन सी है नाम बताओ सर इसमें नाम नहीं पा रहा। आसाम में है मानस सेंचुरी, नीचे मैप में लिखा हुआ भी है। आसाम में है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट बनी हुई है उसी मैप में नीचे, उसमें सिर्फ 2 मिल रही है आपको नॉर्थ ईस्ट में, बाकी कोई नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा है, महाराष्ट्र में अजंता है, मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट के आप बढ़ते जाइए, आपको नॉर्थ ईस्ट में 2 मिल रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। तो आज एक सवाल क्या हो गया, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में है? ए आसाम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल। ये सवाल सही हो सकता है? नहीं हो सकता सही? गॉट इट? यस सर। जी सर। यस सर। ये मैप में भी बना, मैप में नीचे लिखा हुआ भी है, जो मैप एक शॉर्ट नोट बना उसमें नीचे लिखा हुआ भी है वो। जी सर। यस यस सर। तो अगर हेरिटेज साइट्स की बात हो रही है तो पहले तो तीनों का अंतर अच्छे से समझ लीजिए कि कल्चरल हेरिटेज साइट अलग है, नेचुरल हेरिटेज साइट अलग है और मिक्स्ड अलग है। 3 कैटेगरी हो गया। तो कोई पूछे कि मिक्स्ड का कौन सा टाइप है, तो मिक्स्ड का एक ही टाइप है, कंचनजंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा जो है वो दोनों का मिक्स्ड का टाइप है। और जो मानस और इस तरह के जितना वाइल्ड लाइफ वाला है वो सारा नेचुरल हेरिटेज साइट्स है। उसके अलावा ताजमहल से लेकर बाकी जितना भी है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स तक, वो सारा जो है वो कल्चरल हेरिटेज में आता है। तो ये डिस्टिंक्शन रखिएगा। हो सकता है सवाल में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हेरिटेज साइट, 1 2 3 ऐसा 4 दे दे और फिर पूछे 2 3 4 3 4, तो पहले तो यही अलग कर लीजिएगा कि नेचुरल पूछा हुआ है तो इसमें ताजमहल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज साइट। इस तरह का गड़बड़ मत कीजिएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। ये क्लासिफिकेशन पहले जान लीजिए, कल्चरल अलग है, सबसे ज्यादा कल्चरल ही है, ठीक है, और फिर कुछ नेचुरल है और बाकी मिक्स्ड है। अच्छा, उसी में एक चार्ट बना हुआ है डांस का। तो आसाम का डांस है सत्रिया, कथक नॉर्थ इंडिया का, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, मोहितम केरला का, सत्रिया आसाम का। तो 2 मणिपुरी तो बड़ा आसान है, सब जानते हैं। सत्रिया एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो सत्रिया क्या है? ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो जो उसमें चार्ट बना है उसमें नॉर्थ ईस्ट के 2 दिख रहे हैं, मणिपुरी और सत्रिया, 2 डांस फॉर्म दिख रहे हैं। यस थैंक यू सर। तो ये तो हो गया यहाँ के वाटरवे की बात हमने की आपस में, ठीक है भाई, कि ये वाटरवेज यहाँ पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि जब इससे जुड़ा चीज पूछ ही रहे हैं तो ये भी साथ साथ देखते चलिए कि उसी में इंटरेस्टिंग और है, इंडेंजर्ड स्पीशीज
अब मैप में एक मैप बना है, कौन कौन से स्पीशीज इंडेंजर्ड है। पांडा, रेड पांडा है सिक्किम का, राइनो है आसाम का, बंगाल फ्लोरिकॉन है वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल के, और व्हाइट विंग्ड वुड डक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, और सारस क्रेन है वेस्ट बंगाल आसाम का। तो एक और सवाल क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। आप मैप खोलो, मैप नहीं है ये, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज जो नॉर्थ ईस्ट की है वो कौन कौन सी है। सर मैं आपको कल दूसरा मैप दूंगा, ये ऑक्सफोर्ड इजराइल एटलस का मैप है, उसमें ये आपको जो मैप दिया ना उसके मैं आपको दूसरा मैप देता हूँ आपको। जी तो सर, क्या जी सर। इस क्या मैप को आप देखो, सारा काम सॉल्व हो जा रहा है, मैं सिर्फ मैप इंटरप्रेट कर रहा हूँ। थैंक यू। और साथ साथ एक चीज और जरूरी है, सब लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज को ऐसे ये यहाँ का है, ठीक है, जो रट सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वो रट ले, लेकिन फॉरेस्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा और कि वो किस तरह के फॉरेस्ट में पाया जाता है, बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, इतनी जगह ही मिल ही सकता है। तो इस तरह से आपका एलिमिनेशन का जो स्किल्स है वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग स्पीशीज भी याद कर सकते हैं, याद कर ले जाइए, बहुत अच्छा है। और नहीं याद होता है तो आप हैबिटेट के हिसाब से, हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट के हिसाब से याद कर लीजिए कि भाई यहाँ ग्रासलैंड पाया जाता है, ग्रासलैंड में जो है इस तरह का जो है वहां पर टोटल क्लाइमेट है, इस तरह का जो है वेटलैंड है, और इस वेटलैंड में ये स्पीशीज पाई जाती है। क्योंकि अब ऐसा भी हैबिटेट रिलेटेड प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को कि इस तरह का ये 4 बात बता देगा हैबिटेट के बारे में, पूछेगा कि इस तरह के हैबिटेट में कौन सा निम्नलिखित में से जानवर पाया जाएगा, तो इस तरह से फंसाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हैबिटेट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये सारा देख लीजिएगा आप। और भारत के इनलैंड वाटरवेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जो है वो 5 फर्स्ट 5 वो आप देख ही रहे हैं, इस मैप में फर्स्ट 5 दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी भी दी है, न्यूज़पेपर से मैं लेके इसमें लगा दिया हूँ, ठीक है, जो न्यूज आइटम था उससे। नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 आपके सामने है, लेकिन आप जान लें कि इस समय 2016 के साल में 5 ये थे, 106 इकट्ठा 106 वाटरवेज और प्रपोज कर दिए गए। तो टोटल वाटरवेज जो है वो 100 कितने हो गए, 106 और 5 पहले से थे 111। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसमें से कितने आइडेंटिफाइड हैं, कितने डिक्लेयर्ड हैं, कितने ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने कैसे हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है, इस मैप में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी जाने रहिएगा। कुछ चीजें और हैं इंटरेस्टिंग जो जानने वाली है, वो ये है, देखिए ये जो एक्ट आया था, पहले एक इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली ये है कि ऐसा कहीं, अब तो फंसाने में तो उस्ताद है ना यूपीएससी, तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि जो है जो वाटरवेज है वो सिर्फ कार्गो के लिए है, पैसेंजर के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है, ठीक है। दूसरी बात, जो वाटरवेज एक्ट आया था वो अपने से पहले जो अस्तित्व में थे 5 अलग अलग कानूनों को जो है मर्ज कर दिया, उसने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया और खुद बन गया, तो उनको रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है। ये देखिए एंट्री 24 ऑफ यूनियन लिस्ट। कोई पूछे कि केंद्र को ताकत कहाँ से मिलती है इन वाटरवेज के बारे में कानून बनाने के लिए, केंद्र को कहाँ से शक्ति मिलती है, तो ये है वो शक्ति का स्रोत, ये भी जाने रहिएगा, ठीक है भाई, ये चीज आप समझ लिए, देख लिए, ठीक है। कनेक्टिविटी एक बार देख लीजिएगा, मुख्य नेशनल हाईवेज कौन से हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे, ये रेल नेटवर्क है। नीचे नेशनल हाईवेज भी मैंने दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से अच्छे स्रोत से पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ मैप है, तो सब ने पूरा रटना नहीं है, मुख्य हाईवेज कौन से हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से, और कौन कौन से बड़े हाईवेज हैं जो मौसम खराब होने पे बंद हो जाते हैं, उससे असुविधा होती है, ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। रेल की कनेक्टिविटी है, कौन कब तक कनेक्टेड, सोचिए ना, ईटानगर देखिए लिखा हुआ है, गुवाहाटी सिंस 2014 से कनेक्टेड है, ये सॉरी ईटानगर यहाँ से कनेक्टेड है, गुवाहाटी 1901 से कनेक्टेड है, अगरतला 2008 से कनेक्टेड है, तो इसको कितना टाइम हो गया, कब रेलवे नेटवर्क कहाँ तक जाता है, ये जाने रहिएगा। साथ ही साथ जब हाईवे की बात आ रही है तो ये भी देख लीजिए, 3 देशों के बीच एक ट्राइलेटरल हाईवे नेटवर्क बनाने की बात हुई थी 3-4 साल पहले, और अभी उस पर जो है काम चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया से शुरू होता है वो, म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बैंकॉक तक जाता है, ये ट्राइलेटरल हाईवे जो है प्रोजेक्ट है, ये भी आप जाने रहिएगा। इस पर न्यूज हो चुका है, आइटम 3-4 साल पुराना है, लेकिन यू नेवर नो, बेसिक्स तो मालूम ही होने चाहिए आपको, ठीक है। फिर आप देखिए सॉइल सिस्टम देख लीजिए एक नजर हल्का सा, ठीक है, सॉइल सिस्टम अगर आप देखिए तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए
जरा बताइए तो भाई लोग, बच्चे लोग बताइए जरा भाई, ये जो मैं एरिया इंसर्कल कर रहा हूँ, यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? अब मुझे रटाना नहीं है, अब आप बताइए, वैसे ही बता दीजिए किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे। तो जलोढ़ है सर जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, बहुत ही अच्छा, शानदार, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही जो है वो क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो जो अवसाद आएंगे उससे जो मिट्टी बनेगी वही जलोढ़ मिट्टी उससे बनकर यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए। फिर अगली चीज ये देखिए, ये जो पहाड़ी एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी जो माउंटेनियस जो माउंटेन सॉइल है वो पाई जाएगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए। ठीक, अब फिर अगली चीज क्या है, जहां पर खूब अधिक भयानक वर्षा हो रही है वो वाले इलाके को पकड़िए, इसको, इन वाले इलाकों को पकड़िए जरा अच्छे से। तो इस वाले इलाके में किस प्रकार की जो है वो मिट्टी पाई जाने की संभावना है भाई? लैटेराइट सॉइल। और क्यों? हाँ, अब बताइए क्यों, ऐसे नहीं जाने देंगे। लैटेराइट पाई जाएगी, ठीक है, क्यों? ये लिखा हुआ है लैटेराइट, ठीक है, क्यों पाई जाएगी लैटेराइट यहाँ पर? सर क्योंकि हमेशा मौसम यहाँ पे नम बना रहता है और हमेशा जंगली एरिया भी है। मौसम नम बना रहता है, उससे क्या होता है? पहली बात सबसे कि बहुत भारी बारिश होती है, भारी बारिश से सब कुछ लीच होकर नीचे चला जाता है, सब जो है ना, तो कुछ उसमें बचा नहीं, उसकी उर्वरक जितना पोषक सब मिनरल्स वगैरह है वो सब नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वो खाली छूटा रह जाता है, कंकड़ी मिट्टी जैसी हो जाती है वो। ठीक है, और दूसरा उसमें क्योंकि तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, नमी बनी रहती है, एकदम मॉइस्ट और हाई टेम्परेचर जैसा बना रहता है साल के ज्यादातर समय पर, इसलिए वहां पर जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत ज्यादा रहती है इस मिट्टी में, तो वो ह्यूमस हुमस पे बहुत तो वनावरण का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो और बाकी हिस्से में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये भी चीज आप समझ गए। ये जो पहाड़ी मिट्टी सर आपने बताई वही रेड सॉइल है ना, पहाड़ी मिट्टी के पास? क्या चीज? पहाड़ी मिट्टी अलग है, रेड सॉइल देखिए अलग है। ठीक है, रेड सॉइल ये एक मिनट में मुझे पेन का कलर अलग कर देना चाहिए, एक मिनट रुकिए। ये जो इलाका मैं अब पेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये वाला पूरा इलाका, ये यानी जो प्लेन्स के ठीक ऊपर है ना, बहुत पठारी है, इस वाले इलाके में जो है वो पाई जाती है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ठीक है, ये जो बात ऊपर है वो अरुणाचल का जो एरिया समझ लीजिए, अरुणाचल और नागालैंड तक मुख्य रूप से पहाड़ी माउंटेन सॉइल पाई जाती है, बहुत हाई हिल्स है ना। और जो नदी का क्षेत्र है, दो जगह पर जो नदियों का इलाका है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाकी जो खूब हाई रेनफॉल वाला इलाका हुआ वहां लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। काम खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, मिट्टी ऐसी है, मिट्टी आपको मालूम हो गई, क्लाइमेट आपको मालूम हो गया, तो अब बता दीजिए कि फसल कौन कौन सी उगेगी। ठीक है, तो जितना भी ये जो महत्वपूर्ण भाग है, वैसे बहुत सारे कारक होते हैं, फिर भी आसाम का जो है पूरा इलाका आप कह लीजिए, आसाम का जो इलाका होगा, जो पूरा वैली एरिया है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसमें जो है क्या उगेगा भाई? जहाँ पानी की खूब उपलब्धता है, खूब बढ़िया से प्लेन है, फ्लैट है, पानी जहाँ पर खूब उपलब्ध है, तो वहाँ चावल आसानी से उग सकता है। ठीक बात है, चावल। जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता है, बलुई मिट्टी भी वहां पर थोड़ी बहुत है, जलोढ़ मिट्टी मिल जा रही है, तो इस प्रकार से उस तरह की जो है वो क्रॉप्स उग जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा रेनफॉल और अच्छा है, और टेम्परेचर्स भी जो है उस तरह के हैं, मॉडरेट टेम्परेचर्स का भी इलाका हो गया, तो आप उसमें वहां भी उग सकता है, लेकिन वहां पर फिर जो है वो दूसरे तरह की जो है वो फसलें हो सकती हैं, बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप, ये सब इलाका जो बाकी का बचेगा ना वो सब में हॉर्टिकल्चर हुआ, क्या बोलते हैं, जो फलों की खेती वगैरह है, वो सब बहुत अच्छे से होती है इन सब इलाकों में। ये सब इलाके उसके लिए ही जाने जाते हैं बहुत अच्छे से, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, फिर इस इलाके में देखिए नॉर्मल जो खेती है वो तो होती है, उसके साथ साथ ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ये पूरा समझ लीजिए, ये पूरा जो इलाका है एक्चुअली देखिए, तो ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स के लिए ये इलाका याद रखिएगा। मेन दो इलाके आप याद रखिए, एक असम का इलाका याद रखिए जो चावल वाला इलाका है, ठीक है, और दूसरा इलाका यार वाला याद रखिए जो हॉर्टिकल्चर वाला इलाका है। सच पूछिए तो यही दो मुख्य, सबसे मुख्य जो प्रोडक्ट्स मैं मानता हूँ वो यही है, इनके लिए उधर का नाम है। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त अगर फार्मिंग पैटर्न आप देखने पे जाइए, एक ये भी ग्राफ मिल गया,
ये थोड़ा पुराना है, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, थोड़ा पुराना ही मिला, ये नया वाला मैं ढूंढ रहा था नहीं मिला, लेकिन ये है उनका पैटर्न वहां का। देखिए जो फूड ग्रेन्स को देखिए अगर, तो फूड ग्रेन्स टोटल जो है सबसे ज्यादा वही पैदा किए जाते हैं, सारा मिला के, चावल और सब सीरियल्स वगैरह मिला के ये, उसके बाद आलू का नंबर आता है, फिर फल आ जाते हैं और सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जूट भी होता है। मुख्य रूप से फल और सब्जियां बहुत अधिक जो है, उसके लिए वहां के अलग अलग एरिया जो है उसके लिए फेमस है। इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि जीके टाइप का चीज मैं नहीं यहाँ पर पढ़ा के समय बर्बाद करना चाहता हूँ, जीके पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, ठीक है ना। आप उसको, आपको जीके यहाँ से पढ़ना चाहिए, अपना छोटा सा नोट्स देख लीजिएगा, उसमें हल्का हल्का बना लीजिएगा, ऐसे ही मैप लेके उसमें लिख लीजिएगा, यहाँ ये पैदा होता है, यहाँ का फ्रूट, यहाँ का ये फ्रूट, यहाँ का ये फ्रूट, बस मुख्य 2 फसलें याद कर लीजिए, काम हो गया, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर मैप देखें तो सर। और साफ हो जाएगा। जी सर। मैप में उन्होंने पूरा बनाया हुआ है कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्रॉप होती है। फाइबर का क्रॉप है, प्लांटेशन है, कोकोनट है, शुगर है, ऑयल सीड है, स्पाइस है, टोबैको है, सब का बना हुआ है। अब आप सुनिए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है। मिल्क प्रोडक्शन, जैसे सौरभ ने बताया मिल्क प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा खासा है, आधी पूरी पट्टी है। फूड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट में मिल्क प्रोडक्शन है, बाकी पार्ट कहीं नहीं है। तो आप मैप से देखें कि नॉर्थ ईस्ट के किस पार्ट में मिल्क प्रोडक्शन है, कहाँ नहीं है और कितना है। तो जो आप देखें बहुत छोटा पार्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो मेजर एरिया में, जो उन्होंने पास मिल्क प्रोडक्शन है जो 500 से 1000 मिल्क टन है, वह एक पट्टी। आप देखिए कौन कौन से राज्य उसमें आ रहे हैं। सेम सर नया कर लेते हैं सर, ठीक नया मीटिंग चालू कर लेते हैं सर, नया मीटिंग सर। ठीक सर ओके ठीक।